इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी को इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन आती है वेव फंक्शन की, तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है। तो इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे और उसके नोटेशन और टर्मिनोलॉजी वगैरह देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ है क्या। जनरली जो प्रोबेबिलिटी होती है ये असल में रेशो होती है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए स्पेसिफिक आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइन है और आपको पता है कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक हेड है और इसी तरह एक साइड जो होती है उसकी टेल होती है। अब ये दो अगर पॉसिबल आउटकम्स हैं एक कॉइन की, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कि आपके पास हेड एज ए आउटकम आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखें टोटल दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो उनमें से हेड एक स्पेसिफिक आउटकम है, तो दो में से हेड एक ही है, दो स्पेसिफिक आउटकम में से हेड एक ही है, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए स्पेसिफिक आउटकम वो है 1। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल कितने पॉसिबल हैं हेड और टेल, तो ये आपके पास 2 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 0.5% आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई। ये 0.5 जो है वो यानी 50% ऑफ द 0.5 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसका मतलब ये है कि 50% ऑफ द टाइम जो है वो आपके पास जो है इसमें से 50% जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके पास हेड आएगा और 50% जो है वो आपके पास टेल आएगी। चलें ये तो जनरल था प्रोबेबिलिटी कि हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब हम ज़रा डिस्क्रीट वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो आप इमेजिन करें कि आप एक रूम है और उसके अंदर 14 पीपल हैं और उनकी ये एजेस हैं, यानी एक आदमी की एज जो है वो 14 ईयर्स है, दूसरे की जो है वो 15 ईयर्स है और फिर 3 मज़ीद आदमी हैं उनकी एज 16 ईयर्स है, इसी तरह 2 मज़ीद हैं उनकी एज 22 ईयर्स है और 2 और लोग हैं जिनकी एज 24 साल है और 5 ऐसे लोग हैं जिनकी एज 25 साल है। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, अगर हम इन सब को ऐड करें, ये 1 + 1 + 3 5 + 2 7 + 2 9 + 5 14, तो हमारे पास n जो है यहाँ पर वो क्या है 14 है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो इस रूम के अंदर वो 14 हैं। चलें अब हम एक जनरलाइज टर्म लेते हैं, हम कहते हैं कि एन जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ पीपल ऑफ एज जे, यानी कोई जे एज है और उसमें जो नंबर ऑफ़ पीपल उस एज में लाए करते हैं वो एन है और जे की वैल्यू जो है आपके पास वो जो है वो 1 2 3 4 14 15 16 अप टू 22 24 25 एंड सो ऑन, यानी ये आपके पास जे की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो 14 अगर जे की वैल्यू हो तो एन 14 लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन हैं 1। 15 जे की वैल्यू हो तो एन 15 होगी, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन हैं 1। 16 जे की वैल्यू हो तो एन 16 होगी, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन है 3। अगर 22 हो तो 2, इसी तरह एन 24 हो तो 2, एन 25 हो तो 5। तो टोटल ये अगर आप इन सब का सम करेंगे तो ये आपके पास 14 ही आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 17 की एज वाला कोई नहीं है, इसी तरह 18 की एज वाला भी कोई नहीं है, इसी तरह 20 की एज वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है, 21 वाला भी कोई नहीं है, 18 वाला भी। कौन से वाले हैं जो बॉक्सेस हैं, यानी 14 वाला एक है तो एक बॉक्स है, 15 वाला एक है एक बॉक्स है, 16 वाले 3 हैं तो 3 बॉक्स है, 22 वाले 2 हैं तो 2 बॉक्स हैं, 24 वाले 2 हैं तो 2 बॉक्स हैं, 25 वाले 5 हैं तो 5 बॉक्स है, 23 नहीं है तो क्रॉस है। इस तरह 1 2 3 4 अप टू 13 भी कोई नहीं है, इसी तरह ऑनवर्ड 26 से आगे भी हमारे पास कोई नहीं है, तो वहाँ पे
कोई हमारे पास वैल्यू नहीं, हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं एजेस की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों तो आप क्या उसके टोटल नंबर ऑफ पीपल कैसे फाइंड आउट करते हो? n इज इक्वल टू जे सिग्मा जे इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू जे। अब j की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 24, और ये आपके पास इनका जब आप समेशन करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल आएंगे। अब चूंकि 23 21 20 पे कोई नहीं है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जे की वैल्यू अगर 20 होगी या 21 होगी तो नंबर ऑफ पीपल की वैल्यू 0 लिखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह जब हम ये ऐड करेंगे तो ये सारे आपके पास जो सम आएगा वो टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने का हमारे पास ये एक जनरलाइज फार्मूला है। तो अब हमने कहा है कि अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि इन ग्रुप ऑफ पीपल में से एक ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 15 साल है, ठीक है, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पता है कि 15 साल की एज का सिर्फ एक ही पर्सन है, तो कितना चांस है? ठीक है, 14 में से सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसकी उम्र 15 साल है। तो अगर हम जनरल प्रोबेबिलिटी देखें तो पॉसिबल स्पेसिफिक आउटकम यानी 15 साल की एज का पर्सन कितने एज, ये पी ऑफ 15 ईयर लिखें, तो स्पेसिफिक आउटकम कितनी पॉसिबल है? एक ही हो सकती है, और टोटल आउटकम्स कितनी है? 14 है, तो 1/14 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P4। इसी तरह P14 की आपके पास 1/14, P15 की भी 1/14, P16 की 3/14 एंड सो ऑन, आपकी इस तरह प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो आप इसे जे की वैल्यू कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है, 15 16 14 15 16 फिर 22 23 24 25, ठीक है। तो एन जे, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स जे आउटकम कम, एक ही दफ़ा थी तो ये 1 लिख दिया, ठीक है। तो वो एन जे जो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन जे का मतलब क्या है? जे आउटकम कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, ये स्पेसिफिक आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो n है, तो उसे हमने डिवाइड कर दिया। n जो है वो हमारे पास 14 है, तो इस तरह ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो जनरेट करेगी, आंसर देगी। तो अब अगर आप जितनी भी जे की वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद अगर आप उसका सम करेंगे तो ये बात जहन में रखें, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। जिस तरह अगर कॉइन का केस देखें तो हेड की प्रोबेबिलिटी आने की क्या थी? 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5, तो वहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम थी, इन दोनों का अगर आप सम करेंगे 0.5 और 0.5 का सम हमेशा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं वो जितनी भी होंगी उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का अगर हम सम लेंगे तो वो भी 1 के इक्वल आएगी। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ जो है वो क्या होती है? आपके पास 1 होनी चाहिए। अब ये चूँकि डिस्क्रीट वैल्यू है तो हम इसको समेशन यूज़ करें, समेशन j इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और p ऑफ j, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ j। नेक्स्ट, अब अभी तक तो हमने डिस्क्रीट वैल्यू को डिस्कस किया है। जो भी डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो एक्चुअल में आइसोलेटेड वैल्यूज़ रखते हैं, तो और आइसोलेटेड वैल्यू का मतलब है जे को इंटीजर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए, इन बिटवीन वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं हैं। लेकिन अगर हम गली में जाते हुए किसी एक रैंडम पर्सन को देखें तो कितना क्या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसकी उम्र 16 साल 4 घंटे 27 मिनट और 3.333 सेकेंड हो, तो वो आलमोस्ट ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि इतने प्रिसाइज एज वाला पर्सन ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। आप एग्जैक्ट एज 16 साल 17 साल तो ढूंढ सकते हैं। तो सेंसेबल क्वेश्चन क्या है कि आप ऐसा पर्सन तो ढूंढ सकते हैं जिसकी उम्र 16 और 17 के इन बिटवीन है, लेकिन एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक एज का कि उसके सेकंड तक ये हों, आपके लिए आलमोस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। ये इंसेन सी बात होगी कि आप गली में जाते हुए किसी शख्स को
ढूंढें तो उसकी एज एग्जैक्ट ये निकले। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इंटरवल 16 से 17 के दरमियान की एज का पर्सन ढूंढने की आपके पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी आप इंटरवल के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो यानी अब ये जितना ज़्यादा इंटरवल बड़ा होता जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी अब 16 से 17 की बजाय अगर आप 16 से 20 के दरमियान का पर्सन ढूंढने की कोशिश करेंगे, इंटरवल बढ़ चुका है, तो अब आप देखेंगे अब आपके पास चांसेस भी बढ़ चुके हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं कि 16 से 20 के दरमियान वाला गली में से गुजरने वाला कोई शख्स आपको मिल जाए। तो जैसे जैसे इंटरवल बढ़ता जाता है तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। अब उसकी एज जो है वो 16 और 20 के दरमियान या 16 और 17 के दरमियान हो सकती है, एग्जैक्ट 16 या 17 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है कि आपके पास जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल का आ गया, यानी आपके पास एक इंटरवल आ गया और इंटरवल को आप इतना स्मॉल रखें कि वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल है, शॉर्ट इंटरवल है। और इस तरह कि अगर हम इंटरवल बनाएं तो ये आपके पास इनफाइनाइटेसिमली जो है वो इंटरवल्स बनेंगे। तो यानी अब आपके पास जो वैल्यूज़ है, वेरिएबल है, वो अब एक डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है बल्कि कंटिन्यूस वेरिएबल है। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं आप इंटरवल x और x प्लस डी एक्स के दरमियान किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल चूजन एट रैंडम लाइज बिटवीन x एंड x प्लस डी एक्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आप p ऑफ x इंटू डी एक्स कह देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंटरवल की बाउंड्रीज आपको पता हो, ठीक है, तो आप अब ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x है, तो इसके अलावा अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x की बजाय अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड आउट करें, यानी कि x जो है वो किसी इंटरवल x और x प्लस डी एक्स के दरमियान लाए करता है, इस इंटरवल के दरमियान पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे कि एक रीजन के अंदर या एक इंटरवल के अंदर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में हम क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल और एंडिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल, यानी किसी ए और बी के दरमियान, जो कि एक फाइनाइट ए और बी के दरमियान जो इंटरवल है वो फाइनाइट है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी रो एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास जो है वो इस इंटरवल के दरमियान पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अगर आपके पास इंटरवल ए बी की बजाय आपके पास बे इंतहा इंटरवल हो, यानी वो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो और वो इंटरवल प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जाएं, यानी ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी एंड सो ऑन, इस तरह अगर आपके पास इंटरवल जाएं, यानी इन्फिनिट इंटरवल हों, तो ऑल पॉसिबल इंटरवल्स के लिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो हर इंटरवल की प्रोबेबिलिटी का सम होगी। तो कंटिन्यूस वैल्यूज़ के लिए जब हम समेशन की बजाय इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रो ऑफ एक्स डी एक्स, और मैंने पहले कहा है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो 1 होगी। तो यहाँ पर हम सारे इंटरवल्स की बात कर रहे हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आते हैं। तो इन तमाम इंटरवल की जब आप प्रोबेबिलिटीज़ का सम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसे, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो ये तो था हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल को अंडरस्टैंड किया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गई।